हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने नोट्स डिस्कस किए थे, तो वही सेम थ्योरम की एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये। और इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं जो शॉर्टकट वे में लिखे हुए हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से जो है नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये स्टेप्स आए कहाँ से हैं। इस थ्योरम में हम जिस भी थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसका रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी। और ये लेमा जो है वो काफ़ी लंबा है, तो इस लेमा को मैं 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस में डिवाइड कर रही हूँ। और जैसे ही मैं सेकंड पार्ट बना लूँगी, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को नहीं मिलता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली लिंक जो है वो सेंड कर दूँगी। और जो इस ओपन मैपिंग थ्योरम होगी वो मैं थर्ड वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो लेमा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका। अगर आपको लेमा समझ में आ जाता है तो थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेमा की स्टेटमेंट से। लेट बी एंड बी डैश आर टू बनाक स्पेस इफ़ टी इज़ कॉन्टिन्यूस, दैट इज टी बी टू बी डैश है। बी यहाँ पर डोमेन है और बी डैश क्या है, कोडोमेन है। सो कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी ऑन टू बी डैश, तो आपको ये ऑन टू याद रखना है कि बी और बी डैश जो बनाक स्पेसेस हैं, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो इसका रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। देन द इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ऑरिजिन इन बी कंटेन्स एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ऑरिजिन इन बी डैश। तो सबसे पहले लेमा का जो स्टेटमेंट है उसका मतलब समझते हैं। तो मैंने ये ले लिया, ये मेरा हो गया बी, वेयर बी इज़ बनाक स्पेस, तो इसकी डेफिनेशन का भी यूज़ होगा। देन बी डैश है और ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो जो लेमा की स्टेटमेंट है, अगर मैं कोई ओपन स्फीयर एस आर लेती हूँ, ये मैंने स्फीयर ले लिया, दैट इज एस आर। एस आर का मतलब क्या है, एस स्फीयर है, आर जो है वो रेडियस बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर एस 1 लिखती हूँ, इसका मतलब स्फीयर विद रेडियस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस क्या है, आर है। और ये एस आर है किसमें, बी में है, मतलब डोमेन में है। और अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टी वो अप्लाई करती हूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ये भी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो मैंने आर डैश ले लिया, या फिर आप इसको बोल दीजिए, ये जो होगा एस आर की जो इमेज होगी वो क्या होगी, एस आर डैश, रेडियस जो है आर डैश है, ठीक है, इस तरीके से। तो लेमा की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर मैं कोई ओपन स्फीयर लेती हूँ डोमेन में, तो उसकी जो इमेज मुझे मिलेगी वो भी ओपन मिलेगी, ठीक है। ओपन स्फीयर का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। अगर मैं ये मेरे पास एक स्फीयर है और इसको मैं बोल रही हूँ कि ये ओपन स्फीयर है, इसका मतलब क्या है कि, और ये सेंटर और ये मैंने ले लिया आर रेडियस, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी पॉइंट्स अंदर लाई कर रहे हैं इस सर्कल के, ठीक है, वो सारे इंक्लूड होंगे। बट इस बाउंड्री पे, मतलब ऑन द सर्कल जो है, उन पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये ओपन स्फीयर का मतलब होता है। बट अगर मैं इन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेती हूँ जो सर्कल के ऑन द सर्कल हैं, तो मेरा स्फीयर कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड स्फीयर हो जाएगा। जस्ट एज जैसे आप ओपन सेट और क्लोज सेट की बात करते हो, वही सेम चीज़ है। बट यहाँ पे आप स्फीयर बोल रहे हो, तो इसका मतलब अगर मैं स्फीयर ले लेती हूँ और इसके जो ऑन द सर्कल जो पॉइंट्स होंगे उसको कंसिडर नहीं करती, तो वो ओपन स्फीयर होगा। और अगर कंसिडर कर लेते हैं तो क्लोज्ड स्फीयर होगा। आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा शॉर्टकट वे से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट प्रिपेयर किया है उससे स्टार्ट करेंगे। प्रूफ है, लेट एस और एस आर डैश जो है वो डिनोट कर रहे हैं ओपन स्फीयर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेंटर्ड विद रेडियस आर एंड आर डैश सेंटर्ड ऑन द ऑरिजिन इन बी एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये स्टेटमेंट आई होप क्लियर होगी अभी। देन अब आ जाते हैं, ये एस आर वो स्फीयर है जो मैंने बी मतलब कि डोमेन से लिया था। अब उस पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर देती हूँ, तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, टी एक्स, जहाँ पर ये जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एस आर से बिलोंग करेगा। और जैसे ही आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स लगा देते हो तो वो किस में चला जाता है, कोडोमेन में चला जाता है। तो टी एस आर में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, टी एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो इसी से समझिए, ये आपका एस आर था
और ये ले लेती हूँ मैं एस आर डैश, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो मैं कोई एलिमेंट एक्स ले लेती हूँ जो किस में बिलोंग कर रहा है, एस आर में बिलोंग कर रहा है। अब इस पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी दैट इज टी, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, टी ऑफ एक्स होगी। और टी ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, टी ऑफ एस आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, टी ऑफ एस आर बोल लीजिए, अगर आप ये नहीं लिखते तो एस आर डैश लिखेंगे। ठीक है, उसको, इस इमेज को। तो उसके बाद नेक्स्ट है, जहां पर ये अगर मैं नॉर्म ले लूँ x का, अगर मैं नॉर्म लेती हूँ तो वो किससे लेस देन होगा, r से लेस होगा। इसका मतलब कि ये जो x है इसका मैं नॉर्म ले रही हूँ तो वो किससे लेस होगा, रेडियस से लेस होगा। इससे ज़्यादा फिर उसका जो है लेंथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ x जो होगा वो लेस देन r होगा। r को अगर इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ तो नॉर्म ऑफ x बाई r इज लेस देन 1। आई होप ये क्लियर है। फिर उसके बाद इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया x डैश। ठीक है, आगे इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r x डैश। ठीक है, देन अब अगर मैं x डैश का नॉर्म निकालती हूँ तो किस तरीके से हो जाएगा, नॉर्म इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। और इसको, ये आप मोड लगा लो यहाँ पर, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय आर मोड ऑफ आर एंड नॉर्म ऑफ एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं टी ऑफ एस आर इज इक्वल्स टू सेम यही है, बट मैंने अब क्या करा, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, आर एक्स डैश ये हो गया। और यहाँ पर अब जो एक्स है नहीं, एक्स डैश आ गया, इसका मतलब मैं एक्स डैश यूज़ करूँगी और इसका नॉर्म भी क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। देन उसके बाद r जो है, t हमारे पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था तो मैंने टी r को यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर कर दिया, दैट इज r t x डैश और नॉर्म ऑफ x डैश इज लेस देन 1। उसके बाद इस ब्रैकेट से मैंने इसको बाहर कर दिया, सेम वही स्टेटमेंट है। एंड ये किसकी डेफिनेशन है, t ऑफ s1। इसका मतलब समझिए, t, ये जो t ऑफ x1 है यहाँ पर ये x डैश का जो है नॉर्म लेस देन 1 है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, सेम स्फीयर की डेफिनेशन है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्म ऑफ x किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है। इसका मतलब रेडियस क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा s1, जहाँ पे स्फीयर है और जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। ये क्या डेफिनेशन बन रही है, एक ऐसा स्फीयर की डेफिनेशन बन रही है यहाँ पर जिसका रेडियस लेस देन 1 है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप यहाँ पे देखेंगे कि tx लिखा था, यही तो थी एक स्फीयर की डेफिनेशन, जहाँ पे जो रेडियस था वो r था। तो जो पॉइंट मैं उसके इन स्फीयर ले रही हूँ तो वो पॉइंट का जो नॉर्म होगा वो लेस देन रेडियस होगा, तो यही डेफिनेशन थी। अब r की जगह वहाँ पर क्या है, 1 है, तो बस मैंने r की जगह 1 कर दिया, दैट इज टी ऑफ S1, जहाँ पर S1 इज अ यूनिट स्फीयर बोल सकते हैं। यूनिट स्फीयर का क्या मतलब होता है, स्फीयर जिसकी रेडियस 1 हो। अब यहाँ से T ऑफ एस आर इज इक्वल्स टू आर टी S1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ T ऑफ एस आर contains some open sphere centered on the origin of B dash। ये जो TSR है वो कंटेन कर रहा है कि ओपन स्फीयर्स को, जिसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन में होगा, और ये TS ऑफ R होगा किसमें, B डैश में होगा। अगर मैं, ये था T ऑफ एस आर था मेरा, मैं यहाँ पर इसको बना लेती हूँ, ये है T ऑफ एस आर, मुझे इसी को ओपन प्रूफ करना था, यही था मेरा लेमा। तो ओपन कब होगा, जब इसके अंदर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, सपोज करो ये सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, इस पे मैं कोई एक स्फीयर ड्रॉ कर देती हूँ, इस पे मैं अगर कोई स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें और सब पे मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ कर देती हूँ, तो वो सारे कैसे हों, ये कैसे हों, ओपन स्फीयर्स हों सारे। ठीक है, इसका मतलब कोई भी मेरे को ऐसा पॉइंट, अगर मैं सपोज करो यहाँ ले रही हूँ और इसका स्फीयर इस तरीके से ड्रॉ होगा जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जो स्फीयर के बाहर भी होंगे और ऑन द सर्कल भी होंगे, तो उस पॉइंट को हम नहीं कंसिडर करते ओपन स्फीयर में। ठीक है, तो अब मुझे इसको अगर ओपन प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना पड़ रहा है कि टी ऑफ एस आर में कंटेन्स हो कुछ ओपन स्फीयर्स। तो उसके लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट T of S1 contains some SR dash, SR dash and dash, ये है SR dash and dash। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर डैश लगा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये किस में होगा, कोडोमेन में होगा, एंड कोडोमेन इज B डैश। और रेडियस किसकी क्या होगी, इसकी R डैश होगी। तो अगर मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है तो ये सफिशिएंट होगा अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो T ऑफ S1 है वो कंटेन कर रहा है
कुछ स्फीयर्स एस आर डैश को, एस आर डैश एंड डैश, ओके। तो ये जैसे कि एस आर डैश था, यहाँ पे मैंने कोई ले लिया टी ऑफ S1 ले लो, S1 यहाँ पे होगा आपका स्फीयर, यूनिट स्फीयर, और उसका मैं इमेज निकालती हूँ तो टी ऑफ S1 मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब ये प्रूफ कर दे रही हूँ कि इसमें मुझे कोई एक ओपन स्फीयर मिलेगा, कैसा, एस आर डैश एंड डैश। वी फर्स्ट प्रूव दैट, और ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो TS1 का क्लोजर है वो कंटेन कर रहा है SR डैश को फॉर ईच पॉजिटिव X। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया एक ओपन स्फीयर SN, बी में हमने मतलब कि डोमेन में हमने एक ओपन स्फीयर को कंसिडर किया, दैट इज SN। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिया है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो SN है वो सारे कैसे हैं, ओपन स्फीयर्स हैं, किस में है, डोमेन में है। तो उस ओपन स्फीयर्स का अगर मैं यूनियन कर दूं, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो वो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। दैट मीन्स कि ये जो B है इसमें मैंने बहुत सारे ओपन स्फीयर्स ले लिए, बहुत सारे ओपन स्फीयर्स S1 S2 S3 टिल SN, और उनका अब मैं यूनियन कर रही हूँ। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, इस B के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने काउंटेबल ओपन स्फीयर्स ले लिए हैं, S1 S2 S3 सो ऑन टिल SN। तो मैं इस B को एज अ यूनियन ऑफ लिख सकती हूँ SN का। अब इसके लिए देखिए B क्या था, बनाक स्पेस था, बनाक स्पेस है इसका मतलब वो नॉन लीनियर स्पेस है। सारे नॉन लीनियर स्पेस हमारे मेट्रिक स्पेस होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो और ये भी बताया था कि सारे मेट्रिक स्पेस बट नॉन लीनियर स्पेस नहीं होते। और मेट्रिक स्पेस में क्या होता है, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, सारे ओपन स्फीयर क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो अगर उसको मैंने ले लिया G, ठीक है, इस ओपन सेट को मैंने ले लिया G, तो G कैसा है, ओपन है। इफ आप इस G को इन SR ओपन स्फीयर के यूनियन में इस तरीके से लिख सको, तो वही सेम रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मैंने अगर दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है उस पर मैंने अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यूनियन को मैंने बस बाहर लिख दिया है। और ये जो T ऑफ B है वो किसके इक्वल है, B डैश के इक्वल है, बिकॉज मैंने ये मेरा B था और मैंने इस पे पूरे B पे ट्रांसफॉर्मेशन T लगाया, तो मुझे क्या मिल रहा है, B डैश मिल रहा है। ये इसी तरीके से ही है, B मेरे पास था डोमेन, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, B डैश। ये रिजल्ट हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑन टू है, B ऑन टू B डैश, ये आपको लेमा के स्टेटमेंट में मिला था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट हमने यूज किया है यहाँ पर, T ऑफ B इज इक्वल्स टू B डैश आ गया, एंड बिकॉज दिस इज ऑन टू। अब आ जाते हैं बीइंग अ बनाक स्पेस, ये जो B डैश है वो क्या है, बनाक स्पेस है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब, बनाक स्पेस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो सारी कन्वर्जेंट होंगी, बट यहाँ पर अब हम जो रिजल्ट यूज करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सो इट इज़ अ सेकेंड कैटेगरी, तो ये जो होगा कंप्लीट है, इसीलिए ये सेकेंड कैटेगरी है। अब स्टेटमेंट आती हैं कि सेकेंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है, और तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो जब मैंने अब यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम आपको समझाई थी, तो उससे पहले मैंने आपको ये थ्योरम के बारे में बताया था, बट उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई थी जिसका रिजल्ट हमने यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल की थ्योरम में यूज़ किया था। बट अभी मैं आपको 3 स्टेटमेंट बताऊंगी बेयर कैटेगरी थ्योरम की, जिसमें से एक स्टेटमेंट हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है, और फिर इसका रिजल्ट जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने आगे के स्टेप्स को कैसे किया है। फर्स्ट कैटेगरी स्पेस, अ सबसेट A ऑफ अ मेट्रिक स्पेस XD इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ नो वेयर डेंस सेट। आप सबसेट बोल लो या फिर पूरा मेट्रिक स्पेस ही बोल लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहो तो आप मेट्रिक स्पेस ही बोल लो। सो अगर वो फर्स्ट कैटेगरी स्पेस कब होगा कोई भी मेट्रिक स्पेस, इफ इट इज द यूनियन, वो क्या हो, यूनियन हो किसका, काउंटेबल फैमिली। काउंटेबल होगा तो मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है नेचुरल नंबर के साथ, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। कैसी काउंटेबल फैमिली होनी चाहिए, नो वेयर डेंस सेट, ऐसे सेट्स की काउंटेबल फैमिली हो जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकें। इस फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। फिर से समझिए कि डेंस सेट होता क्या है। डेंस सेट, इसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डेंस सेट
और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो सेट डेंस सेट हैं या नहीं। बट अभी के लिए समझिए, डेंस सेट में मान लो कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, तो वो डेंस सेट कब कहलाएंगे, जब उनको आप आपस में सेपरेट ना कर सको। और डेंस सेट कब नहीं होंगे, जब वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फैमिली होगी वो नो वेयर डेंस सेट की फैमिली होगी, मतलब जो कहीं पर भी डेंस नहीं होंगे, और उनकी काउंटेबल फैमिली को इस तरीके से हम यूनियन में लिख सकते हैं। तो वो होगी फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। और सेकंड कैटेगरी स्पेस क्या होगा, जब जो चीज़ फर्स्ट कैटेगरी नहीं है वो हो जाएगी आपकी सेकंड कैटेगरी। उसके बाद आते हैं बेरी कैटेगरी थ्योरम पे, जिसकी यहाँ पर मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है और हम थर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। Every complete metric space is of second category as a subset of itself. इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर आपके पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है तो वो कौन से कैटेगरी की होती है, सेकंड कैटेगरी की होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ ए एन आपके पास कोई सीक्वेंस है, ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट, A1 A2 A3, इसी तरीके से ए एन जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, नो वेयर डेंस सेट की, मतलब ऐसे डेंस सेट जो कहीं पर भी डेंस नहीं है। इन अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस X, then there exists a point X which belongs to the space which is not in any ANIs। तो यहाँ पर ये ANIs में एक ऐसा मेरे पास पॉइंट मुझे मिलेगा स्पेस से जो किसी भी ANIs में, ये जो होंगे किसी भी ANIs में नहीं होगा। खैर मुझे थर्ड पे फोकस करना है जिसका रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। If a complete metric space is the union of sequence of its subset, then the closure of at least one set in the sequence must have non-empty interior। इसका मतलब आपके पास कोई भी एक स्पेस है वो कैसा है, कंप्लीट है, मेट्रिक स्पेस है। तो ये कंडीशन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जिस थ्योरम को, वो उसमें सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि कंप्लीट है, बनाक स्पेस है और मेट्रिक स्पेस भी है वो। सो अगर वो हम लिख सकें उसको यूनियन में, किसके यूनियन में, ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स, उसके सबसेट्स की यूनियन में हम शो कर सकें, देन जो उसका क्लोजर होगा, इस बात को ध्यान रखना है, जो उसका क्लोजर होगा एटलीस्ट एक सेट हो जिसके क्लोजर में उसको नॉन एम्प्टी इंटीरियर मिलेगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी इंटीरियर मतलब एम्प्टी नहीं होगा उसका इंटीरियर। तो इसका यूज करते हैं अब हम वहाँ पे। So by Baire category theorem, T of Sn is not nowhere dense for some n, b n नॉड। T Sn नॉड जो है वो कहीं पर भी nowhere dense होगा, कहीं पर भी डेंस नहीं होगा। और जो उसका इंटीरियर होगा, वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इंटीरियर इस तरीके से शो करते हैं, तो क्लोजर जो है उसका नॉन एम्प्टी है, या फिर आप ये बोल लो जो उसका इंटीरियर होगा, टी एस एन नॉट का जो इंटीरियर होगा वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिकली ये दोनों रिजल्ट्स हमने कहाँ से निकाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या यूज़ किया है हमने, जो बेयर कैटेगरी थ्योरम्स का जो थर्ड रिजल्ट है वो यूज़ किया है कि जो क्लोजर होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, या जो इंटीरियर होगा वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। उसके बाद आ जाती हैं टी एस एन नॉट हैज़ एन इंटीरियर पॉइंट। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 5 है, मतलब कि नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब कि उसका कोई इंटीरियर पॉइंट आप ले सकते हो। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई ना कोई तो पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को हमने ले लिया वाई नॉट, विच मे बी एज्यूम्ड टू लाई इन टी एस एन नॉट। अगर किसी का क्लोजर में वो पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब ए का क्लोजर क्या होता है, ए का क्लोजर होता है ए यूनियन और उसके लिमिट्स पॉइंट्स जो हैं उसमें कंटेन होते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमने एज्यूम कर लिया कि वो टी एस एन नॉड में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें लाई कर रहा है, उसके लिमिट पॉइंट में नहीं, इसमें लाई कर रहा है, ये हम मानकर चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके क्लोजर में तो हमने एज्यूम कर लिया, यूनियन मतलब इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बट अभी मैं मान के चल रही हूँ वो इसमें होगा। तो टी एस एन नोड का क्लोजर, तो इसका मतलब टी एस एन नोड यूनियन ऑफ टी एस एन नोड के लिमिट पॉइंट। तो ये वाई नोड किस में आ गया, आपका टी एस एन नोड में आ गया। यही सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है कि ए का क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन और उसके लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। अगर मैं कोई भी पॉइंट इसके एक क्लोजर में लेती हूँ तो या तो वो इसमें होगा या तो वो इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पर ले लिया है कि वाई नोड जो है इस ए में बिलोंग कर रहा है, और या फिर क्या हो सकता है, यूनियन में है तो एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो उसके लिमिट पॉइंट है, उसका लिमिट पॉइंट हो। तो यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद जो आता है मैपिंग, हम दो मैपिंग को डिफाइन करेंगे। सबसे पहली मैपिंग जो मैंने डिफाइन की वो है एफ बी डैश टू बी डैश, मतलब कोडोमेन टू कोडोमेन। मतलब यहाँ पर अब तो बी डैश एज अ डोमेन एक्ट कर रहा है, बट बी डैश हमारा लेमा में था क्या, कोडोमेन था।
तो किस तरीके से होगा, अगर मैं कोई भी एलिमेंट y ले लेती हूँ, उसमें फंक्शन f अप्लाई करती हूँ, तो किस तरीके से वो आएगा y माइनस वाई नॉट। ये मैंने खुद से एक मैपिंग को डिफाइन किया है। यहाँ पर ये जो y नॉट होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो इसमें हमें क्या नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि ये जो मैंने फंक्शन f लिया है वो कैसा हो, 1 1 हो, ऑन टू हो, और f इसका जो इन्वर्स होगा, f एंड f इन्वर्स दोनों कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो, दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म। तो 1 1 आप बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज x y, मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया डोमेन से, सच दैट कि उनकी जो इमेज होगी वो आपस में इक्वल होगी, और मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि जो आपस में एलिमेंट ही इक्वल है। सो यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, इसको बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई नॉट, यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई नॉट, दिस वाई नॉट इज फिक्स्ड। उसके बाद है एफ ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट से वाई नॉट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये प्रूव हो गया 1 1, और ऑन टू भी सिमिलरली इसी तरीके से प्रूफ कर देंगे, तो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो हम ये ले किस तरीके से रहे हैं, ये वाई नॉट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला, ये जो वाई नॉट है वो किस में आपका बिलोंग कर रहा है, टी एस एन नॉड में, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, ये मेरा सपोज करो एस एन नॉड है, स्फीयर है सॉरी, और ये मैंने ले लिया इसी तरीके से, जब मेरा फंक्शन टी अप्लाई होगा इस पर, तो ये हो जाएगा एस एन नॉड, कुछ इस तरीके से था। तो ये आप, बट अभी हम इसमें बी डैश टू बी डैश बात कर रहे हैं, तो हम इसको बी डैश टू बी डैश ले लेंगे। कोई भी पॉइंट सपोज करो ये x है, ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ये x है, तो मैं इसकी इमेज निकालूंगी, दैट इज t ऑफ x, तो मुझे क्या मिलेगा, कोई भी पॉइंट सपोज करो ये y नॉट है, और उसकी इमेज जो भी मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, x जो भी होगा उसमें से मैं ये y नॉट जो है वो माइनस कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से समझ लो, y नॉट जो है उसमें से बस मैं माइनस कर दूंगी। y नॉट कोई भी फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे फॉर एन सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 2, मैंने यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू फिक्स कर रही हूँ, तो मैं ले लेती हूँ वाई नॉट की वैल्यू जो है वो मैं 2 ले लेती हूँ, और मैंने x की वैल्यू ली 4, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। x की वैल्यू सपोज करो मैं 5 ले लेती हूँ, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये जो वैल्यू है वाई नॉट की वो फिक्स्ड रहेगी। तो मैं इसी तरीके से ऑन टू भी प्रूफ कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब मुझे f और f डैश को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने b डैश से yn ले लिया, सच दैट कि जो ये yn है वो y पे कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, yn अप्लाई कर दो फंक्शन पे, तो दैट इज इक्वल्स टू yn माइनस वाई नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है, y माइनस वाई नॉट का यूज हम आगे करने वाले हैं बहुत बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम जो एलिमेंट यहाँ होता है वो यहाँ लिखते हैं और माइनस वाई नॉट कर देते हैं, वेयर वाई नॉट इज फिक्स्ड। सो इसको अप्लाई किस पे करेंगे, सॉरी दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वाई एन जो है वो वाई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वाई एन आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई नॉट आपका फिक्स ही है, तो ये हो जाएगा। ये खुद किसके इक्वल था, एफ वाई के इक्वल था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसमें मैं अगर फंक्शन की बात कर लूँ, एफ इनवर्स की बात कर लूँ, तो एफ इनवर्स वाई एन किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एन प्लस वाई नॉट, माइनस वाई नॉट की जगह प्लस वाई नॉट हो जाएगा। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। सो दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस वाई नॉट, बिकॉज वाई एन जो है वो y को कन्वर्ट कर रहा है, और अब ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एफ इनवर्स y की डेफिनेशन हो गई। और इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं कि f और f डैश जो है वो दोनों ही कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। और ये आया कैसे, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई होता है, x है, फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एफ एक्स की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगी, दैट इज एक्स माइनस वाई नॉट, जो भी होगा उसमें से वाई नॉट जो फिक्स्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ गया, वाई प्लस वाई नॉट हो गया। अब फंक्शन अप्लाई कर दूंगी तो उसमें क्या मुझे मिलेगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस वाई नॉट। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ये जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका एफ इनवर्स वाई। एक्स यहाँ से मैं अगर लिखती हूँ तो f को साइड भेजूंगी तो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, एफ इनवर्स y, एंड दिस इज इक्वल्स टू y प्लस वाई नॉट। यहाँ पर यही सेम है जिसकी मैंने अभी बात की, एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू वाई प्लस वाई नॉट। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट। एफ इनवर्स की बात करूँगी तो क्या आ जाएगा, y प्लस वाई नॉट। एफ डैश क्या हो गया, इज बाई कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाते हैं नाउ वाई नॉट
इज अ इंटीरियर पॉइंट। अभी मैंने आपको बोला था कि उसके क्लोजर में कोई ना कोई पॉइंट तो लाई करेगा ही। उस पॉइंट को हमने वाई नॉट माना था, जो कि एक फिक्स्ड था, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अभी एक मैपिंग भी डिफाइन की थी। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट अगर वो उसकी इंटीरियर में लाई कर रहा है तो उससे हम क्या हमें एक ओपन सेट मिल सकता है, दैट इज जी, सच दैट कि जो वो पॉइंट होगा वो उसी ओपन सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो मैंने यही लिख लिया, वाई नॉट बिलोंग्स टू जी। जहां पर ये ओपन सेट है वो खुद किसके अंदर है, कंटेन है, इसके अंदर कंटेन है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो था उसके अंदर कंटेन था, और अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो हमें कोई ओपन सेट जी मिल सकता है सच दैट कि ये पॉइंट इसके अंदर कंटेन होगा। ये खुद किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर, टी एस एन नॉट के क्लोजर में कंटेन है। फिर फंक्शन अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एफ वाई नॉट कंटेन्ड इन एफ ऑफ जी कंटेन्ड इन एफ ऑफ टी एस एन नॉट का क्लोजर। इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं वही हम लिखते हैं और माइनस कर देते हैं उसको वाई नॉट की फिक्स्ड वैल्यू से। सो दिस इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ जी एंड दिस इज कंटेन्ड इन दिस, मतलब कि इस पर ही फंक्शन अप्लाई करोगे तो दिस एज इट इज और माइनस का वाई नॉट जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू थी। ये क्या हो जाएगा आपका, वाई नॉट माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिला, यहाँ से अब यहाँ पे आ जाओ, 0 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस। 0 किसका इंटीरियर पॉइंट मिल गया, टी ऑफ एस वन नॉट के क्लोजर माइनस वाई नॉट का। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ पर जी क्या है, ओपन सेट है, एफ क्या है हमारा, होमोमॉर्फिज्म है, अभी हमने प्रूव किया है। सो एफ ऑफ जी कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब क्या रिक्वायर्ड टू प्रूव है, ये जो टी एस एन नॉट माइनस वाई नॉट था वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, टी ऑफ एस टू एन नॉट। यहाँ पर ये जो एस टू एन नॉट है वो क्या है, कोई स्फीयर है जिसका जो रेडियस है इससे ट्वाइस है, ठीक है, एन नॉट का ट्वाइस ले लिया मैंने, दैट इज टू एन नॉट। सो इस तरीके से हम ले सकते हैं, ये जो है वो था मेरा टी एस एन नॉट, तो ये किसके अंदर कंटेन है, टी एस एन टू एन नॉट। इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका रेडियस था आपका एन नॉट, थोड़ा क्लियरली बना लेना, और ये हो जाएगा इसका पूरा 2 एन नॉट, इस तरीके से। सो ये टी एस एन नॉट माइनस एलिमेंट जो है वाई, और ये कंटेंट होगा इसके अंदर। ये मुझे अब ये मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, एक ओपन है। मैंने यहाँ पे बोला ना एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, ओपन है। अब मैं इसको किसी और बड़े स्फीयर के अंदर लाई करवा रही हूँ, और ये आप देखेंगे हर जगह मैंने टी लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके कोडोमेन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी हमने लिया है अभी तक हम बी डैश इसलिए लेकर चल रहे हैं बिकॉज मुझे यही प्रूफ करना है कि ओपन, ये जो स्फीयर है जो इसमें लाई कर रहा है वो कैसा है, ओपन है। तो अभी भी ये पूरा किसके अंदर है, ये सब बी डैश के अंदर है, और उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या कर लिया, अगर मुझे इसको सबसेट प्रूफ करना है इसका, तो मैं कोई एलिमेंट इसका लेकर चलूँ और इसमें प्रूफ करवा दूँ। तो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया y जो इसमें बिलोंग कर रहा है, और मैं अब ये प्रूफ करूँगी कि वो इसमें भी लाई करता है, सो दैट ये इसका सबसेट हो जाए। अगर ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू एस एन नॉड। ये जो है एस एन नॉड, अगर ये y एलिमेंट इस पूरे में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे एक एलिमेंट मिल सकता है x जो सिर्फ इस एस एन नोड में बिलोंग करेगा, सच दैट कि जब उस एलिमेंट की मैं इमेज निकालूंगी तो वो क्या होगी, y होगी, और ये माइनस है तो माइनस एस नॉट मिल जाएगा। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एस एन नॉट के मैंने एलिमेंट ले लिया x, तो टी ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट। बट जो ये वाई नॉट था वो किसका एलिमेंट था, टी एस एन नॉट का एलिमेंट था, जो कि इंटीरियर पॉइंट अभी तक हम लेकर चल रहे थे क्लोजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब उस सेट में बिलोंग करेगा या फिर उसके लिमिट पॉइंट में बिलोंग करेगा। बट हमने अभी इस केस में क्या एज्यूम किया है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ये टी एस एन नोड में ही बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू वाई नॉट इज इक्वल्स टू टी एक्स नॉट, एस एन नॉट का कोई एलिमेंट यहाँ पर ये एक्स नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स नॉट जो है वो किसका एलिमेंट है, 2s2n नॉट का। सो नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस टी एक्स एन नॉट, वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स, वाई नॉट की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू क्या है, टी एक्स एन नॉट है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी एज t इज लीनियर। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, टी ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस एक्स नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं ये जो एस एन नॉट था, इससे अगर मैं 2 एलिमेंट लेकर चलती हूँ x और एक्स नॉट लेकर चलती हूँ, ये
ये आपको मेंशन चाहो तो मत करना। तो एक्स और एक्स नॉट में दो एलिमेंट्स लेकर चल रही हूँ, दो पॉइंट ऐसे लेकर चल रही हूँ जो एस एन नॉट में है। इसका मतलब जो एक्स का नॉर्म होगा और जो एक्स एन एक्स नॉट का नॉर्म होगा, ये दोनों किससे लेस देन होंगे, एन नॉट से लेस देन होंगे। नाउ टू मेक दिस मोर क्लियर, अब आप देखिए जैसे कि इन दोनों का नॉर्म जो है वो लेस देन एन नॉट हो जाएगा, और अगर मैं इनके नॉर्म का डिफरेंस निकाल रही हूँ, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये किससे लेस देन होगा, अगर इन दोनों के नॉर्म को मैं अलग अलग लिख दूँ, और ये दोनों ही फिर किससे लेस हो जाएंगे, इनका जो सम है वो किससे लेस हो जाएगा, टू एन नॉट से लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने उससे बड़ा स्फीयर लिया था। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एक्स माइनस एक्स नॉट है वो किस में बिलोंग कर गया, एस टू एन नॉड में, जो स्फीयर था आपका टू एन नॉड का रेडियस का, उसमें बिलोंग कर गया। एंड मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी दोनों पे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस ये किसके इक्वल था, यहाँ y के इक्वल था, तो मैंने y वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस बिलोंग्स टू टी एस एन टू नॉट, ये हो जाएगा आपका टू एन नॉट, सॉरी, ठीक है। दस वी हैव, अब हम क्या बोल सकते हैं, जो टी एस एन नॉट वाई है वो किसके अंदर अब कंटेन हो गया, टी टू एस एन नॉट, जो हमें प्रूव करना था। क्योंकि ये जो y एलिमेंट था वो मैंने इससे लेकर चल रहे थे हम, अब मैंने वो y एलिमेंट जो है इसमें प्रूव कर दिया। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है और वो इसमें भी कंटेन्ड है, सो इट मीन्स ये जो हमें प्रूव करना था कि उसका सब कंटेन्ड है उसमें, वो हमने प्रूव कर दिया है। और ये जो रिजल्ट है टी ऑफ एस आर इज इक्वल्स टू आर टी एस ऑफ वन, ये हम स्टार्टिंग में ही बिल्कुल प्रूव करके आए हैं। ये जो रिजल्ट था यहाँ पर, दैट टी ऑफ एस आर इज इक्वल्स टू आर टी ऑफ एस वन, ठीक है, ये जो रिजल्ट प्रूव करें वही हमने लिखा है। अब इसके बाद का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थ्योरम, ये जो लेमा है वो काफ़ी अभी लेंदी है, इसमें अभी टाइम लगेगा, तो आप पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हो सकता है आपको अगर वन टाइम में समझ में ना आए तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप खुद इसको लिखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।